everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से पैकअप कर चुके हैं। आई होप आप सब लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साथ साथ अच्छे से रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपका 3 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपने चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। ना यू विल से मैम, हमें ये तो पता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरनमेंट मीन्स हमारे आसपास जितनी भी चीजें, नेचर, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जब एनवायरनमेंट के साथ ये बिजनेस वर्ड लग जाए तो क्या मतलब होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। नाउ वी रिलेट लाइक मैम, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता होगा। नहीं, बिजनेस का एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के बाहर की चीजें। देखो, जैसे हम एनवायरनमेंट में आपसे पूछते हो, आप एनवायरनमेंट बताते हो नेचर, ट्रीज, प्लांट, जो हमारे आसपास में चीजें हैं। यही अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बिजनेस के आसपास की चीजें क्या है जो बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाती है, तो आप लोग क्या बोलोगे। बिजनेस से के चीजों से ना रिलेट कर कर देखो कि बिजनेस के आसपास क्या चीज हो सकती है। मैम, बिजनेस के आसपास, इन बिजनेस के एनवायरनमेंट में उसके एम्प्लॉयज वगैरह होंगे जो काम कर रहे होंगे। ठीक है, अग्रीड। मैम, उसके कंपेटिटर्स भी होंगे जो उसके साथ compete कर रहे होंगे। ओके, अग्रीड। मैम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी तो होंगे। इकोनॉमी कैसी चल रही है बाहर, इकोनॉमी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि बाहर की इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी से ही तो रिलेट करेगा बिजनेस का एनवायरमेंट। ओके, अग्रीड। मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ना आप ही बताओ कि बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरमेंट, the term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance. मैम, समझ सा नहीं आया, एक बार दोबारा रीड कर दो। Sum total of all individuals, all institutions, and all other forces that are outside the control of business but that may affect its performance. अब आइए इसको एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मैं इसके साइड पे ही बता देती हूँ। देखो, ये रही हमारी जीजी, हमारी बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, अब इस एंटरप्राइज के बाहर बहुत चीजें होंगी, कुछ लोग होंगे, कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस होंगे और अदर फोर्सेस होंगे। भाई, इन सब चीजों को जीजी वाला कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जैसे इंडिविजुअल है, मान लो कोई साधारण आदमी है, अब वो मेरे यहाँ के गोलगप्पे खाने की बजाय मेरे साथ वाले शॉप के, मैं छोटे से बिजनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ वाले वीवी वीवी कोई या डब्ल्यू के, डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू देखते हैं, मेरे साथ वाले डब्ल्यू के मोमोस गोलगप्पे खाने पसंद करे तो मैं उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकती ना कि ना भैया ना उधर नहीं जाओ, तुम मेरे यहीं से गोलगप्पे खाओ, तुम डब्ल्यू के यहाँ से गोलगप्पे कैसे खा सकते हो। आई कैन कंट्रोल देम, वो उनके विश है कि वो वहां से खाना चाहते हैं, और ना ही डब्ल्यू कंट्रोल कर सकता है इन लोगों को कि मेरे यहाँ ना आए। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इनका मेरे यहाँ आने की बजाय यहाँ जाना मेरे काम को तो इफेक्ट करेगा ही। सो दिस इज व्हाट दिस कम्स अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया कि भैया मैं सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकती, सामने वाले के ऊपर है, बट सामने वाला अगर मुझे चूज करने की बजाय मेरे कंपेटिटर को चूज कर रहा है तो वो मेरे को अफेक्ट करेगा या करेगा, मेरी परफॉर्मेंस पे तो कोई ना कोई फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। The economic, social, political, technological and other forces which operate outside the business enterprise are part of its involved. देखो,
सबसे पहले ना एक चीज की बात करते हैं, जो बिजनेस एनवायरमेंट हमारा है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो अब इंटरनल में तो पॉलिसी प्रोसीजर्स बहुत चीजें आती हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक। और मैक्रो में क्या आता है आपका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट। ये सारे एनवायरनमेंट आपके ऐसे आते हैं। तो ये क्या है, ये सारी वो फोर्सेस है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। अब आप बताओ, पॉलिटिकल चीजों को क्या कोई बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोल कर सकती है, या कोई इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिकल चेंज आया, तो क्या उस इकोनॉमिकल चेंज को बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोल कर सकती है? नहीं, हम तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते भैया, वो तो ऑटोमेटिक है, वो उससे हमें ही असर पड़ने वाला है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया, हम माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ आता है आपका कस्टमर। मैं पैक्ड गोलगप्पे बेचती हूँ, प्री पैक्ड गोलगप्पे मेरे यहाँ से जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। बट अगर कस्टमर मुझसे ना लेने की बजाय कोई रिलायंस की कंपनी, रिलायंस फूड वालों की चेन है, उनसे जाकर खरीद रहा है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनका रिलायंस सामान खरीदना मेरी शॉप को, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, सो ये थी हमारी बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो गया है। चलिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चैप्टर से जब कोई क्वेश्चन आएगा, आप बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम ये पढ़ा, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं मैम, अब ये पढ़ा। ठीक है, आइए जरूर पढ़ते हैं। ओके, देखिए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। और हम देखो, इसको ना अच्छे से याद रखने का तरीका बताऊं, हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू सम total of individuals plus institutions plus other forces। तो हमने क्या पढ़ा, जब हम इन सबको टोटल कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। यही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जब हम उसको टोटल कर देंगे क्या आएगा हमारे पास, बिजनेस एनवायरनमेंट। यही इसका फीचर है। फीचर मतलब फीचर्स हमें अलग से ना लर्न करने की नीड नहीं होती। जब हम एक बार एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं ना, तो हम उसके बारे में ऑटोमेटिकली जानना शुरू कर देते हैं। आपको फीचर्स का मतलब पता है, फीचर्स मतलब उसके बारे में, उसके मतलब उसकी क्या क्या खूबियां है, खूबियां इन द सेंस मतलब कैसा दिखता है, वो क्या होता है। अब अगर कोई मुझसे पूछे, हम किसी के पास जाते हैं, हमने एक पिक्चर देखी एक लड़की की, तो कहते हैं इसके फीचर्स बहुत शार्प है। फीचर्स मतलब दिखने में कैसी देख दिखाने से बोलते हैं, इसकी आईज बहुत बड़ी बड़ी है, इसकी नोज बहुत शार्प है, इसके हेयर्स बहुत लंबे लंबे हैं, दीज आर फीचर्स, राइट। सिमिलरली जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, तो यहाँ पे हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। हमने एक चीज तो ऑटोमेटिकली पढ़ ली कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे बनता है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये पॉइंट तो हमें अलग से पढ़ने की नीड ही नहीं है। पढ़े, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स, फोर्सेस which are available outside the business and over which business has no control। पढ़ाने की जरूरत है नहीं है, आप सिमिलर एग्जांपल ऊपर वाला लिख दो, आई मीन डेफिनेशन। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि कौन से फैक्टर्स या कौन से फोर्सेस की यहाँ पर बात कर रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी।
ये बात कर रहा है हमारे वो इंडिविजुअल्स, हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे वो माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो हमने पढ़ा, कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, पब्लिक, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सब की बात कर रहा है कौन? ये फैक्टर्स या ये फोर्सेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, एक बार इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज डन। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये भी मैं आपको एक बार ना अच्छे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जनरल फोर्सेस, देखो पहले एक बार डेफिनेशन। Business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investors, customers, competitors, suppliers that affect individual enterprise directly and immediately in their day-to-day working. General forces such as social, political, legal, and technological condition have impact on all the business enterprises, thus that may affect an individual firm only indirectly. आई होप आपको थोड़ा सा मीनिंग इसका क्लियर हो रहा है। अब बाकी मीनिंग मैं क्लियर कराऊंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, देखो ध्यान से देखना सब। एक सेकंड प्लीज। ओके, चलिए देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स की। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पर अगर हम एक सिंपली बात करें ना, तो हम देखो, एक हो गया हमारा स्पेसिफिक, एक हो गया हमारा जनरल। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि स्पेसिफिक और जनरल में क्या मतलब हो। देखो, स्पेसिफिक, अभी मेरी ना एक बिजनेस, मेरी बिजनेस एंटरप्राइज है। मेरे यहाँ पर मेरे इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मेरे यहाँ पर ये सप्लायर्स हैं जो मुझे मेरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं जीजी, मेरी बिजनेस एंटरप्राइज मेरी जीजी है, ये मुझे क्या करते हैं, मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आज अगर ये लोग मुझे रॉ मटेरियल देना बंद कर दें तो मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। लाइक अगर ये लोग मुझे गोलगप्पे बनाने के लिए गोलगप्पे का आटा, सूजी, ये सब प्रोवाइड करते हैं, आज अगर ये एकदम से छुट्टी कर लें तो मेरा एकदम से सारा का सारा जो जो मेरा एक स्केड्यूल चल रहा है वो सारा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, एकदम से गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। मैं पागल हो जाऊंगी, एकदम से क्या हो गया। तो ये मुझे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन क्या इन सप्लायर्स का मुझे सामान ना देना बीवी को, मतलब जो हमारा पिछले एग्जांपल में डब्ल्यू था, उसको इफेक्ट करेगा? हम बिल्कुल भी नहीं, उसका काम तो चलता ही रहेगा ना। मैं लाइक वो, उसको क्या फर्क पड़ेगा। या मैं रिलायंस ले लेती हूँ कि भैया रिलायंस जो गोलगप्पे की शॉप चला रहा है उसको फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क सिर्फ मुझे पड़ेगा। मुझे मुझे डायरेक्टली फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरे सप्लायर ने मुझे सामान नहीं दिया। लेकिन लेट्स से कोविड आया और कोविड के अंदर लॉक डाउन डिक्लेयर हो गया। अब इस लॉकडाउन के डिक्लेयर होने से सिर्फ मुझ पे फर्क पड़ेगा
या रिलायंस को भी फर्क पड़ेगा मैम, ऑब्वियसली दोनों में फर्क पड़ेगा। इस चीज पे ना तो आपका कंट्रोल है ना रिलायंस का कंट्रोल है, कि इकोनॉमिक सिचुएशन ही ऐसी हो गई है हमारी कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। अब ऑटोमेटिक सी बात है, कोविड फैल रहा है तो कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, कोई सामान डिलीवर करेगा ही नहीं, तो मैम इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इसका इफेक्ट आप पे भी होगा, रिलायंस पे भी होगा, और बाकी जितने आउटलेट्स हैं सबके ऊपर होगा ही होगा। दिस इज व्हाट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मीन्स। ठीक है, आइए एक बार अब दोबारा से हम इसको थ्योरेटिकली समझें। ओके, देखिए, business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investor, customer, competitor, suppliers affect individual enterprise directly and immediately into day-to-day working. मैंने बोला ना, मेरा सिस्टम बिगड़ जाएगा मेरा एकदम से अगर मुझे सप्लायर ने मेरा रॉ मटेरियल नहीं दिया। और जनरल पॉलिटिक्स टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल भी आएगा यहाँ पर, दैट हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइज। किसपे होगा? ऑल बिजनेस एंटरप्राइज, दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली, और इसलिए इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी बट सबको करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मीन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी। नेक्स्ट अप इज इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटर रिलेटेडनेस। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, कि जितने भी फैक्टर्स मार्केट में हमारे प्रिवेल करते हैं ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, सब आपस में एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, तो ये आपस में वो कड़ियां हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में कभी भी अलग नहीं होते। देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कैसे, अभी इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, अगर ऑल ऑफ सडन सब लोगों में हेल्थ अवेयरनेस जग जाए, आज बोल दिया जाए कि हेल्थ से ऊपर कुछ है ही नहीं, अगर लोग अपनी हेल्थ की केयर नहीं करेंगे तो 10 दिन में लोग मर जाएंगे, लेट्स से ठीक है, ये बोल दिया जाए कि अगर आज लोगों ने हेल्थ पे अपने फर्क नहीं डाला तो लोग मर जाएंगे। अब सडनली लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, भैया फ्रूट्स वाले जो है उनकी एकदम से सेल इंक्रीज हो जाएगी, जिम्स वाले जो है, जितने जिम सेंटर योगा सेंटर्स हैं वहां पर एकदम से रश होना शुरू हो जाएगा, मीन उनके काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे फर्क आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर हेल्थ के लिए ले रहे हैं तो कुछ हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्स हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद जितने भी मोमोज, पिज्जा, पास्ता, इनका काम ड्रास्टिकली फॉल डाउन हो जाए, क्योंकि भाई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना भी जंक फूड है वहां से रश एकदम से कम हो जाएगा। इसका एक और बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मार्केट है, यहाँ पर एक मोमोज वाला लगता है और एक फ्रूट सेलर लगता है, ये मोमोज वाला है, ये FS फ्रूट सेलर है। जैसे ही लोग हेल्थ की तरफ शिफ्ट करेंगे, मोमोज वाले की रेडी से भीड़ खत्म होते ही फ्रूट सेलर पे रेडी पे भीड़ ज्यादा हो जाएगी। तो देख रहे काम ही हो रहा है बट अफेक्ट सब पे होता जा रहा है, फ्रूट सेलर पे हो रहा है, योगा सेंटर्स पे हो रहा है, जिम्स पे हो रहा है, ये जो आपका मेडिसिन सेंटर है उस पे हो रहा है, इवन आपके जंक फूड सेंटर्स, पिज्जा, पास्ता, मोमोज, इन सब पे, हर चीज पे फैक्टर। तो क्या कहने का मतलब, ये सब चीजें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ये आपस में अलग नहीं होती। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज डन। नेक्स्ट अप इज डायनामिक नेचर। कितनी बार मुझे डायनामिक नेचर के बारे में आपको पता, डायनामिक एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, हम बात ही एनवायरमेंट की कर रहे हैं। 2000 के अंदर कैसा एनवायरमेंट था और आज कैसा एनवायरमेंट है। 2000 के टाइम पे हम लोग जो रिचार्ज, 2000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 2010 की बात करो तो हम जो रिचार्ज करते थे वो कूपन स्क्रैच करके क्लिक करते थे अपने फोनों में रिचार्ज, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग पेटीएम खोलते और डायरेक्ट रिचार्ज कर लेते हैं। तो एवर चेंजिंग एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑल्सो एवर चेंजिंग, डायनामिक इन नेचर। ये टाइम जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है। क्लियर? पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shift in customer preferences or entry of new competition in the market.
अब देखो ये चेंज होता रहता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से बात करें, यही जो मैंने कूपन वाला एग्जांपल आपको बताया, शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, आज कस्टमर यू नो एकदम से इस पे भी डायनामिक इन नेचर, पहले लोगों को साड़ीज में कंफर्टेबल लगता था, आज लोगों को जीन्स टॉप में कंफर्टेबल लगता है या सूट्स में कंफर्टेबल लगता है, तो प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड है, तो इट इज डायनामिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग ही होता है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। ज्यादा ही मैंने ऊपर कर दिया। चलिए, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। Business environment is uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently in the case information technology और fashion industry। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये हमने पढ़ा, business environment keeps on changing, एक कल क्या टाइम था, आज क्या टाइम है, तो हम ना फ्यूचर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता अब क्या चेंज आने वाला है, हमें नहीं पता एकदम से क्या बम फूटेगा। जब जियो ने लॉन्च की अपनी सिम्स, तो एकदम से सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, कि उन्हें लगा यार इसने एकदम से ये क्या लॉन्च कर दिया, फ्री सिम, फ्री इंटरनेट। सो फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज वेरी अनसर्टेन कि कैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और क्या नेक्स्ट प्रेफरेंस है। आज लड़कियां जीन्स टॉप में कंफर्टेबल है, हमें नहीं पता एकदम से जीन्स टॉप भी क्या। एक एग्जाम्पल अच्छे से लेते हैं, या पहले क्या चलते थे, नॉर्मल सूट्स चलते थे, हमें नहीं पता एनवायरमेंट कब चेंज हो, फैशन और लोगों का प्रेफरेंस कब चेंज हो जाए और कब लोग सूट्स पहनने की जगह इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पर आ जाए, या फिर पहले सूट सलवार चलती थी, हमें नहीं पता कब सलवार हटके प्लाजो आ जाए, या कब प्लाजो हटके दोबारा से सलवार आ जाए, हमें नहीं पता। सो एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग, तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट्स वाई बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। लॉकडाउन लग जाएगा तो सब फैशन धरा का धरा ही रह जाएगा, फिर तो लोग वही घरों में बैठ के ना, जैसे हम देखते थे टिकटॉकर्स एंड और साड़ियों से हैक करके ड्रेसेस बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर वो वाला जमाना आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी अनसर्टेन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज complexity. Environment comprises of many factors. All these factors are related to each other. Therefore, देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हेल्दी लाइफस्टाइल की बात है, तो सब पे इम्पैक्ट आ ही जाएगा। सो डोंट यू थिंक इतने सब लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हमें इन द एंड ये पता ही नहीं चल पा रहा एक्चुअल में ये इसका रूट कॉज कहाँ से निकला। पढ़ने के बाद पता चला कि हेल्थ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे देखो, मोमोज वाले का काम बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल ऑफ सडन सब लोग फ्रूट सेलर के शॉप पे चले गए और मोमोज वाले से एकदम से खाना, मतलब काम उसका एकदम से ठप हो जाए, तो उसको एकदम से अजीब नहीं लगेगा कि भैया ये कैसे हो गया, कब तक तो मेरे यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे बिक रहे थे, आज ये एकदम से सभी लोग सामने वाले फ्रूट सेलर पे शिफ्ट कर गए, ऐसा क्या हो गया, लेकिन ऐसे कौन सी चीज ऐसी आ गई है। तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना कि कौन से फैक्टर ने ये इफेक्ट डाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो एनवायरमेंट है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स अभी मैंने जैसा आपको बताया, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, ये कंपोनेंट्स है, इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, सप्लायर, कस्टमर्स, पब्लिक, बहुत सारे फैक्टर्स है, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल, बहुत सारे फैक्टर्स है मैम। ओके, समझ गए हम, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इतने सारे फैक्टर्स होने के कारण हमने ऊपर पढ़ा, ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है बाद में कि किसका इंडिविजुअल इफेक्ट आ रहा है और कितना आ रहा है, मतलब इकोनॉमिकल इफेक्ट कितना आ रहा है इस चीज के अंदर, सोशल इफेक्ट कितना आ रहा है, पॉलिटिकल इफेक्ट कितना आ रहा है, ये सब इंडिविजुअली देखना इज वेरी डिफिकल्ट। कोविड आया, हमें बिजनेस काम ठप हो गए तो लगा इकोनॉमी ऐसी हो गई है, लेकिन आप देखो तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर भी रहा हो, लीगल फैक्टर भी रहा होगा, तो हर तरीके से वहां पे एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स थे वहां पर। हेल्थ लोगों की बहुत ज्यादा प्रेफरेंस पर रखी गई, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें देखकर करी गई, लेकिन हमें ये नहीं पता किस इंडिविजुअल फैक्टर ने कितना इम्पैक्ट डाला, लाइक इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हुआ, या पॉलिटिकल की वजह से ऐसा हुआ, या लीगल की वजह से ऐसा हुआ, या सोशल की वजह से ऐसा हुआ, तो इंडिविजुअल पता करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट,
लास्ट इज रिलेटिविटी. Last is what? Relativity. Business environment is a relative concept as it differs from country to country, even region to region. ये बहुत relative concept है, आपस में मिलता जुलता सा concept है. ये हर जगह differ करता है. जैसे साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है, फ्रांस में कम है या बिल्कुल ही नहीं है. होगी तो सही थोड़ी बहुत. तो इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है, फ्रांस में बहुत कम है. तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा? इंडिया में साड़ीज का प्रोडक्शन होता है. अब इंडिया में साड़ीज का प्रोडक्शन होता है एंड सडनली फ्रांस के अंदर 90% लोग साड़ी पहनने लग जाए, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर तो आएगा ही आएगा. अब इंडिया में जितनी साड़ियां होंगी ना, देखो ये तो सच बात है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करता है हमारा. तो जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा साड़ीज को, तो इंडिया के अंदर खुद के पास ही साड़ी काफी कम स्टॉक में बचेंगे और वो कम स्टॉक हमको काफी कॉस्टली मिलेगा. ठीक है. तो एक जगह के होने से, एक जगह के इम्पैक्ट होने से दूसरी जगह पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दिस इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट सेज, दिस इज व्हाट रिलेटिविटी. द डिमांड ऑफ साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट इज मोस्ट almost non-existent in France. Business environment is a relative concept. It is differed from country to country, even region to region. यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हर जगह डिफर करता है. हर जगह कुछ चीज की, अब टमेटोज मेन मुद्दा मैम, टमेटोज. आजकल टमाटर 300 रुपए किलो बढ़ चुके हैं. आज के टाइम में 300 रुपए किलो बिक रहे हैं मैम. कहाँ से लाए टमाटर? कोई ना कोई कंट्री ऐसी तो होगी ना जहाँ बहुत टमाटर अभी चल रहा होगा, 10-20 रुपए किलो चल भी रहा होगा. क्या पता कोई कंट्री ऐसी चली रही हो, और ये बहुत मुश्किल है. आजकल हर जगह शॉर्टेज पड़ चुकी है. बट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ क्या इफेक्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट, इस टाइम एनवायरमेंट ऐसा हो रखा है हमारा कि यहाँ क्या इम्पैक्ट है अदर कंट्रीज पे. अब यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है ना, तो यहाँ प्रोडक्शन ना होने की वजह से अदर फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. यहाँ के एनवायरमेंट की वजह से बाकियों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है. दिस इज व्हाट रिलेटिविटी सेज. ठीक है. तो आपके 7 के 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके अंदर कोई इश्यू नहीं आया होगा. ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो. हर पॉइंट मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है. सो आई रियली होप कि हमारे को ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है. ये पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. कितनी इंपॉर्टेंस है? 1 2 3 4 5 6, बस 6. उसके बाद का आगे का टॉपिक. ठीक है. 6 इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, इनको पढ़ लेते हैं. एंड ये मेरे नोट्स यहाँ से फिर से थोड़े से लड़खड़ाते हुए, दैट्स ओके. ठीक है. ये हमारे 6 इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, इनको आज पढ़ लेते हैं. देन हम पैकअप करेंगे अपने लेक्चर को. ठीक है. 2 मिनट का ब्रेक मैं दे रही हूँ. 2 मिनट 1 मिनट का वाटर ब्रेक आप लोग भी पी लीजिए, फिर हम अपनी इंपॉर्टेंस स्टार्ट. अच्छा, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना अच्छे से? आई रियली होप आप लोग बहुत इंजॉय करके पढ़ रहे होगे, कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा. बट प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है ना, तो प्लीज मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली बताऊंगी. और अगर मुझे ऐसा लगा कि, या आप लोग को ये पता है, अगर आपको कोई सेशन चाहिए या आपको कोई, इफ यू वांट समथिंग, मैम ऐसा कोई छोटा सा सेशन अरेंज करो, या मैम कोई एक लाइव क्लास लेके देखो हमारे लिए, तो मैं डेफिनेटली करूंगी. बट आप लोग इनिशिएटिव लीजिए अपने, हमारे हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, आई डोंट फील लाइक इतना डिटेल में कोई पढ़ा रहा है इस टाइम पे यूट्यूब पे, वो भी फ्री. तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो. ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश होकर खुद पढ़ रहे, नहीं यार, उनकी भी हेल्प करो, उनका भी पढ़ना बनता है. क्योंकि जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और उतना हम भी करेंगे कि यार नहीं, हमें लाइव लेना है, नहीं हमें मैराथन्स लेनी है, नहीं हमें एक बढ़िया से रिविजन लेना है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी. तो कोई भी चीज अगर आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बताओ, तो हम उसको क्लियर करें, डेफिनेटली करें. ओके. चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ. ऑलराइट. ठीक है.
अब बात करेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। नंबर वन इज फर्स्ट, एक सेकेंड प्लीज, कि मेरे पेन को क्या हो, ना कभी कभी पेन्स वगैरह भी लैग कर जाते हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो पहला आता है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अगर हम बात करें में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्या मतलब हुआ, भाई जिसने पहला कदम ले लिया ना वो जीत जाएगा। आज अगर मैं आप लोगों को एक एक रेस में खड़ा कर दूं, तो जो उस रेस को भागने के लिए सबसे पहला मूव ले लेगा या सबसे बढ़िया मूव लेगा, ऑब्वियस सी बात है उसको एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको बोला मुझे बताओ कि इस चीज में पार्टिसिपेट कौन करेगा। अब जो सबसे पहले हाथ उठाएगा जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट मुझ पर तो अच्छा पड़ेगा ही पड़ेगा, कि यार अगर ये बंदा आगे बढ़ के आ रहा है ना तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो बात होगी, तो उसको कोई ना कोई एक एडवांटेज जरूर मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वैसे भी इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यहां पर ना क्या हुआ, मुझे मुझे ना उड़ती उड़ती खबर आई कि एक हफ्ते बाद जो टमेटोज है ना 500 पर केजी चले जाएंगे। ये क्या आती है, मुझे न्यूज आती है। अब मैंने क्या करा, मेरे यहाँ पर आज लगी मंडी, मंडी समझते हैं आप, जहां पर सारी सब्जियां सेल होती हैं। ये मेरे यहाँ लगी मंडी, यहाँ पर एक टमेटो सेलर लगा, ये हमें दे रहा था ₹100 पर केजी। मैंने इससे पूरा का पूरा ठेला खरीद लिया ₹1000 में, लेट्स से, या 2000 में ले लो। मैंने पूरा का पूरा ठेला इससे खरीद लिया। तो मैंने क्या करा, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को क्या करा, एक्सप्लॉइट कर लिया, मैंने ग्रैब कर लिया और इतने अच्छे से ग्रैब किया कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूज ना कर जाऊं। मैंने ऐसा नहीं कहा अच्छा ठीक है ना यार अभी साथ वाली आंटी चलेगी ना उनके साथ जाकर लेकर आऊंगी, और जब तक मैं जाती तब तक देखा ठेला खाली हो चुका था। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को किसी और के हाथ में सौंपने नहीं दिया, किसी और को मैंने मौका नहीं दिया कि कोई और जाए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। मैंने क्या करा, मैं वहां खुद गई और मैंने सबसे पहले जाते ही, मंडी 5 बजे लगती है, मैं 4:30 बजे से जाकर खड़ी हूँ कि जैसे उसने लगाया मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं होने दिया, अपने हाथों से जाने नहीं दिया किसी अपने कंपेटिटर के हाथ। अब मैं बिजनेस करती हूँ तो मैंने आज क्या करा, मैंने ये वेट नहीं किया कि मैंने ये नहीं चाहा कि मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी देर ये अपॉर्चुनिटी मेरे कंपेटिटर के हाथ में रख दी थी। अब मैं पहले चली गई और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, तो इससे मेरा फायदा होगा, मेरे कंपेटिटर का नहीं। तो मैंने फर्स्ट मूव लेकर उसका एडवांटेज उठा लिया। आई होप आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा से ये लाइन पढ़ के देखिए, early identification of opportunity help an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors। Clear? For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars
in an environment of rising petroleum prices and large middle class population in India. समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मारुति उद्योग ने ये रियलाइज किया कि स्मॉल कार्स इंडिया में होनी चाहिए, इसकी नीड यहाँ पर है लोगों को, तो पहला बंदा ऐसा निकला जिसने स्मॉल कार्स लॉन्च करी इंडिया के अंदर, क्योंकि उसने देखा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब 2 व्हीकल से ज्यादा कार्स बिक सकती है, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और एक्सप्लॉइट किया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसी को मिला। अब मारुति उद्योग के बाद सपोज कर लो टाटा भी लेकर आ गया, बट नाम किसका सबसे ज्यादा चलेगा? मारुति उद्योग का। क्यों? क्योंकि उद्योग सबसे पहले लेकर आया, तो लोगों ने यूज कर भी देख ली, तो अगर अब वो अच्छी निकली है तो क्या होगा, लोग उसी पे फेथ रखते हैं, दूसरे पे शिफ्ट ही नहीं करेंगे, तो उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज अच्छे से ले लिया। सेकेंड इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। भाई सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है हमारी, कि थ्रेट्स को हमें सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ थ्रेट्स होते हैं, कुछ खतरे होते हैं, कुछ ना कुछ खतरा ऐसा मंडरा रहा होता है। थ्रेट आप ये भी कह सकते हो कि कोई बहुत तगड़ा मोटी पार्टी वाला कंपटीशन मार्केट में एंटर करने वाला है, तो वो आपको एक तरीके से क्या देगा, आपको सिग्नल देगा कि हेलो मैं आने वाला हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। Environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal। यही बात हुई कि आप जो मैनेजर्स अगर एनवायरमेंट को साथ साथ अवेयर रहेंगे बिजनेस एनवायरमेंट में, आप आप गोलगप्पे का काम करते हो, 60 रुपीज पर प्लेट बेचते हो, आपको पता लगा कि मेरे सामने वाला जो कंपेटिटर है WRIL, वो भैया गोलगप्पे की प्लेट 40 रुपए करने वाला है, तो अब आपको क्या हो रहा है, एनवायरमेंट की स्टडी करके आपको समझ में आ रहा है कि ब्रो ये ना प्राइस कम करने वाले, इसका बहुत ज्यादा तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो आपको पहले से अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया, उसे ग्रैब कर लो। उसके लॉन्च करने से पहले आप लॉन्च कर दो, या आप ऐसा कर दो 60 रुपीज गोलगप्पे की प्लेट के साथ एक गोलगप्पा फ्री, समथिंग लाइक दैट, तो या 2 गोलगप्पे फ्री, ऐसा कर दो, पर प्लेट आप 8 गोलगप्पे के पीस कर दो, अगर आप 6 पीसेस देते थे तो कहने का मतलब क्या, आप अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि हेलो कोई खतरा मंडरा रहा है आपके लिए, सो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे अच्छे से। थर्ड पढ़ते पहले आपसे, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो भाई, अगर आप एनवायरमेंट की स्टडी साथ साथ करते चल रहे हो, आपको पता है टमेटोज की ही मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है टमेटोज के प्राइस राइज होने वाले हैं, तो आपने जाते सबसे पहले ठेला खरीद लिया पूरा का पूरा, तो आपने जो रिसोर्सेज आपको चाहिए आपने उसको फटाफट जाकर ग्रैब कर लिया। अगर आपको इन्वायरमेंट की कोई खोज खबर ही नहीं है, आप आज आपको चाहिए बहुत सारे टमेटोज, हम गोलगप्पे के साथ हम टमेटो प्यूरी भी बेचते हैं, और मैंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट वीक जाकर ले आएंगे, मुझे इन्वायरमेंट की कुछ खोज खबर ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो मेरे हाथ से चले जाएंगे, मैं रिसोर्सेज को ग्रैब नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे एनवायरमेंट की बारे में पता होना चाहिए कि कब क्या चल रहा है। Environment is a source of various resources for running a business. Obviously, to engage in any type of activity, business enterprise assembles various resources called inputs like finance, machines, raw material। मैं यहाँ पर बात किसकी कर रही हूँ, raw material की, पावर, वाटर एंड लेबर। यह मुझे पता चलने वाला है कि जो लेबर है ना, बहुत ज्यादा टर्नओवर होने वाला है मार्केट के अंदर लेबर का, या एकदम से हम सुन लेते हैं कि चाइना की कंपनीज हैं वो बहुत सारी लेबर को उठाने आई है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, उनके उठाने से पहले मैं खुद लोगों को अपॉइंट कर लूंगी बेसिस पे, लोग कहीं और शिफ्ट ना हो। ऑलराइट, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले जो रिसोर्सेज है ना उसको टैप कर लूंगी, मैं उन रिसोर्सेज को ग्रैब कर लूंगी। प्लीज गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मैं क्या करूंगी, मैं उन रिसोर्सेज को सबसे पहले टैप कर लूंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज मीन्स। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन कोपिंग विद rapid changes। Environment is ever changing, environment is dynamic in nature। वो क्या करता है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे environment चेंज होता रहता है, हम भी चेंज के साथ साथ नई नई चीजों को चेंज को अडेप्ट करते जाते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है मैम।
उसी से रिलेटेड ही है या ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। It helps in coping with the rapid changes. Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place fast pace. भाई एक आज का environment ऐसा चल रहा है जहाँ पे changes बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं, fast pace पे हो ही जा रहे हैं, हमें पलक झपकाते नहीं है और क्या से क्या हो जाता है, पलक झपकाते नहीं है क्या से क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, वी नेवर नो, इतना ज्यादा डायनामिक नेचर आज के टाइम पे हो रखा है, एनवायरमेंट ऐसा चल रहा है आज के टाइम में। इट इज नॉट, अब देखो थोड़े टाइम पहले पेंसिल जीन्स का फैशन था, फिर ब्रॉडर जीन्स का फैशन आया, अब पैंट्स का फैशन आया, अब पलक झपका लो फिर कुछ और फैशन आ जाएगा, तो एनवायरमेंट इतनी जल्दी चेंज होता जाता है। तो इसके कहने का मतलब क्या, इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इटसेल्फ, इट इज सो इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज, हमें भी खुद को ना उसके साथ से चेंज करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी रखने से, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता होने से, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हम भी उसके साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंट भाग रहा है हम भी उसके साथ साथ भाग रहे हैं। जैसे अब मैं कपड़ों का काम कर रही हूँ, जैसे आज पैंट्स का डिमांड हो गया, मैं फटाफट से पैंट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी। आज पेंसिल जीन्स की डिमांड हो रही है, मैं पेंसिल जीन्स की फटाफट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी। आज निक्कर शॉर्ट्स की डिमांड है, मैं शॉर्ट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी। तो फटाफट 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 रैपिड चेंजेस के साथ मुझे कोप अप करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अगर मुझे एनवायरमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी होगी, एनवायरमेंट के बारे में अच्छे से पता होगा, मेरे मैनेजर ने उसके बारे में अच्छे से स्टडी की होगी, तब मैं उसके एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ कोप अप करूंगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक देसी साबुन आता था वो येलो कलर का, पुराने टाइम में जो ऑयली ऑयली सा होता था, और आज के टाइम में लाइफ बॉय, डव, कितना कुछ आ गया। कोई भी आज के टाइम में ऐसा नहीं होगा जो वो देसी सोप्स अपनी बॉडी पे रब करके नहाता हो। आज के टाइम में सब लोग लग्जूरियस सोप्स यूज कर रहे हैं। तो क्या है, रैपिड चेंजेस के साथ साथ खुद को भी चेंज करते हुए चलना है। अभी क्या है यार, नॉर्मल मैगी खाते थे, अब लोगों की इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना, मैं सोडा मैगी, फैंटा मैगी, चॉकलेट मैगी, इतनी मैगी हो चुकी है। अब मैगी वालों ने खुद ही लॉन्च कर दिया मंचूरियन मैगी, गार्लिक मैगी, कि लोगों के प्रेफरेंसेस के साथ उसने भी रैपिड चेंज लिया। ठीक है, turbulent market condition, less brand loyalty, division, subdivision of market, more demanding customer, rapid changes in technology, and intense global condition are just few of the images used to describe today business। यही मैंने बताया कि भैया इतनी चेंजेस आ रहे हैं ना एनवायरमेंट के अंदर, तो ये हेल्प करता है एक तरीके से कि हम रैपिड चेंजेस के साथ खुद को अडेप्ट कर सके, उसको फटाफट कोप अप कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स, एक सेकेंड आपको तो दिखना चाहिए, a policy in planning and policy, it helps in planning and policy formulation। ठीक है, अब प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे भाई, जब हम हर चीज की स्टडी रखकर चलेंगे, जब हमें हर चीज के बारे में ऑलरेडी पता है, एनवायरमेंट की डे टू डे एनवायरमेंट चेंजेस के बारे में डे टू डे हमें पता चलता जा रहा है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कल ये हुआ, कल ये हुआ, फ्यूचर में ये होने वाला है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं एक अच्छा प्लान प्रिपेयर कर पाऊंगी, मैं एक अच्छा प्लान प्रिपेयर कर पाऊंगी। मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर सलवार सूट फिर से इन फैशन हो जाएगा, तो मैंने फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए अभी से मैं प्लानिंग करके रखूंगी कि ऑल ऑफ सडन अगर उसकी डिमांड आती है तो मैं कैसे उस चेंज को अडेप्ट करूंगी। तो इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर मैं अप टू डेट सब चीजों के इंफॉर्मेशन रखूंगी तो मैं एक अच्छा प्लान बना पाऊंगी, एक अच्छी पॉलिसी बना पाऊंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिंस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस, एनवायरमेंट से हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और एनवायरमेंट से हमें थ्रेट भी है। भाई कोई कुछ भी किस्म के थ्रेट्स होते हैं, एनवायरमेंट होता है, अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं हमें। Its understanding and analysis can be basis for deciding future course of action, that is planning, और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज पॉलिसी। देखो अब हमें पता है एनवायरमेंट से हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, हमें थ्रेट्स भी एनवायरमेंट से, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट के बारे में प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड करके रखेंगे, एक अच्छा एनालिस करके रखेंगे, यही जो मैंने बोला कि सलवार सूट फिर से फैशन में इन हो जाएंगे,
तो मैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी से एक अच्छा प्लान डिसाइड करूंगी, अपनी उस तरीके से उस हिसाब से पॉलिसीज बनाकर रखूंगी। फॉर इंस्टेंस, entry of new player in the market, which means one more competition may take an enterprise think afresh about how to deal with the situation। जैसे मुझे पता चला एकदम से एक और मैं जीजी की दुकान है मेरी, ऑलरेडी मेरे सामने WRIL काम करता है, मुझे पता चला टी टाटा मार्केट के अंदर आने वाला है, तो वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं मार्केट में अच्छे से स्टेबल रहूं, मैं मार्केट में अच्छे से करूं। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई, यार टाटा वाला तो अभी आ रहा है ना, तो क्यों ना उसके आने से पहले मैं 2-3 चीजें और लॉन्च कर दूं, मैं वड़ा पाव लॉन्च कर दूं, मैं साथ में टिक्कियां लॉन्च कर दूं, तो उससे क्या होगा, मेरा और ज्यादा मैं लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि मैं टिक्की का भी स्टॉल एक लगवा लेती हूँ शॉप में, मैं वड़े पाव का भी एक स्टॉल अपने शॉप में लगवा लेती हूँ। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग, और उसी प्लान को मद्देनजर रखते हुए मैं एक पॉलिसी प्रिपेयर करूंगी जिस हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्लियर? आई नो इन डेप्थ हो रहा है, बट इन डेप्थ आपको समझना नेसेसरी भी है। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, दैट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यार देखो, ये तो जाहिर सी बात है, जब हमें एनवायरनमेंट के बारे में हर चीज पता होगी और हम एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को चेंज करें, वो देसी सोप वाला एग्जांपल, जैसे जैसे आज के टाइम पे लोगों की नीड है वैसी वैसी चीजें हम लॉन्च करते जा रहे हैं, और देसी सोप की तो भूल ही जाओ, खुदा गवाह। तो अगर हम आज के चेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज करते हुए चल रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस ही तो इम्प्रूव हो रही है, इससे हमें ही तो फायदा हो रहा है, इससे और किसको फायदा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट्स टू वेदर or not it really make difference in the performance, or many study reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment। क्या आप ये समझते हुए रह गए हो कि environment में हो क्या रहा है, या आप environment को देखते हुए इसके साथ खुद को चेंज कर रहे हो और ये चीज रियलाइज कर पा रहे हो कि पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ पर हो। यार पहले आपकी 100 रुपीज की सेल होती थी, अब आपने एनवायरमेंट के साथ जैसे जैसे खुद को चेंज किया, अब आपकी 200 रुपीज की सेल हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? मैकडोनल्ड्स में पहले मैकडोनल्ड्स नहीं, डोमिनोज ले लेते, डोमिनोज ने पहले नॉर्मल मार्गरीटा पिज्जा लॉन्च किया, उसने इंडिया के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए स्पाइसी पिज्जा लॉन्च किया एक, और वो लॉन्च करते साथ उसकी इतनी डिमांड बढ़ी है कि उसकी उसकी एवर इंक्रीजिंग सेल हो गई है। फार्म हाउस पिज्जा ले लो, इतनी सेल उसकी हो गई कि इतनी तो मार्गरेटा की भी नहीं रही। पहले मार्गरेटा से आपको 100 रुपए आते, 1000 रुपीज आते थे, तो अब आपको फार्म हाउस पिज्जा लॉन्च करने की वजह से 10,000 रुपीज एकदम से अर्न होने लग गए। सो आज तो आपको क्या अपनी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस दिख रहा है, या आप अभी भी 1000 रुपीज की सेल पर रिलाय कर रहे हो, या आप अभी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को समझते हुए ही रह गए हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज देख पाए। सो अल्टीमेटली बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। हियर कम्स अप द एंड ऑफ दिस टॉपिक, बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स। आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में अच्छे से गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनकी हेल्प करना। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। Till then, this is Prachi Arora signing off. Take care. Bye bye.